हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम दिसंबर 2014 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, लेट पी जेड इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस अप टू an z टू द पावर n एंड क्यू जेड इक्वल टू b1z प्लस b2z स्क्वायर प्लस अप टू bnz टू द पावर n be complex polynomials. If a0 and b1 are non-zero complex numbers, then the residue of pz upon qz at 0 is equal to, residue फाइंड करना है at 0 and pz upon qz का। तो देखिए रेजिड्यू क्या होता है, जैसे रेजिड्यू क्या होता है, 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट होता है। किसी एफ जेड में अगर हम चेक करें तो 1 अपॉन जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो रेजिड्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे पी जेड और क्यू जेड दिया हुआ है हमें, देन हम पी जेड और क्यू जेड इस तरह से लिखेंगे। पी जेड अपॉन क्यू जेड वो क्या जाएगा, a0 प्लस a1z प्लस अप टू an z टू द पावर n अपॉन b1z प्लस b2z स्क्वायर प्लस अप टू bnz टू द पावर n। देन यहाँ से z कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या वैल्यू आ जाएगी, a0 अपॉन जेड प्लस a1 अप टू an z टू द पावर n माइनस 1। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम z को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b1 प्लस b2z प्लस अप टू bnz टू द पावर n माइनस 1। अब देखो ये z से तो ये z कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास a0 अपॉन जेड प्लस a1 प्लस अप टू an z टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ से अगर हम b1 को भी कॉमन ले लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस b2 अपॉन b1 प्लस अप टू bn अपॉन b1 z टू द पावर n माइनस 1। और अब ये जो b1 है इसको ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ में अगर हम लिख लें तो कुछ इस तरह से a0 अपॉन b1 1 अपॉन जेड प्लस a1 अपॉन b1 प्लस a2 अपॉन b1 z एंड सो ऑन। फिर यहाँ से 1 प्लस b2 अपॉन b1 प्लस b1 अपॉन b1 z टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट क्या है, देखो 1 अपॉन जेड यहाँ तो है नहीं, 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है हमारे पास, a0 अपॉन b1। देन रेजिड्यू ऑफ pz अपॉन qz क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इक्वल टू a0 अपॉन b1। अब ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में a0 अपॉन b1 ये ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पार्ट बी से आया हुआ है। Let sum of a n z to the power n be a convergent power series such that limit n tends to infinity a n plus 1 upon a n equal to r which is greater than 0. Let p be a polynomial of degree d. Then the radius of convergence of the power series sum of n equal to 0 to infinity pn a n z to the power n equals to, हमें ये बताना है ये जो सीरीज़ दी हुई है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है a n z टू द पावर, ये एक कन्वर्जेंट पावर सीरीज़ है, कन्वर्जेंट पावर सीरीज है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू r जो कि ग्रेटर देन 0 और p है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री d। तो अगर हम px एक पॉलिनोमियल कंसिडर करें x की पावर d, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है d डिग्री का पॉलिनोमियल है, देन अगर हम कंसिडर करें px इक्वल टू x टू द पावर d, देन यहाँ से pn क्या हो जाएगा, x की जगह n रख देंगे तो ये हो जाएगा n की पावर d एंड लेट an इक्वल टू 1, देन यहाँ से an प्लस 1 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू r जो ग्रेटर देन 0 है। तो अगर हम an को 1 कंसिडर करें एंड an प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से वो भी 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमने कुछ इस तरह से n को कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, अब हमें क्या फाइंड करना है, pn z की पावर n। देखो इसकी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है, pn an z टू द पावर n। तो यहाँ पे an हमने क्या लिया, अभी 1 लिया, an हमारे पास है 1 और px जो हमने पॉलिनोमियल कंसिडर किया वो क्या है, x की पावर d और pn हो जाएगा n की पावर d। तो ये वैल्यू रख देंगे, सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n टू द पावर d 1 डॉट z की पावर n। अब इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम कोशी रूट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोशी रूट फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n। देन यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस वाली सीरीज़ के लिए हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की पावर d। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर d एंड सम इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन n। यहाँ से जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये आ जाएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 एंड किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। और यहाँ पे हमने देखा था 1 किसके इक्वल है,
आर के इक्वल है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें आर ही मिल गई। यहाँ पे हम मतलब ये तो हम कोशी रूट टेस्ट से इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे थे, और हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये वन किसके इक्वल है, आर के इक्वल ही है, जो हम यहाँ पे लेके चले थे। ये वन किसके इक्वल है, आर के इक्वल, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर के इक्वल आ गई हमारे पास यहाँ से। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में आर, सेकंड में डी, थर्ड में आर डी एंड फोर्थ में आर प्लस डी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है, पार्ट बी के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट सी से क्वेश्चन को देखते हैं। लेट यू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² प्लस 2x फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन v इज u प्लस आयोटा v इज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन c। ये बताना है कि अगर ये u दिया हुआ है हमारे पास, तो इनमें से कौन से v के लिए ये फंक्शन जो बनेगा इससे, वो फंक्शन क्या होगा, होलोमॉर्फिक होगा। मतलब अगर हम फंक्शन लिखें एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी, तो वहाँ पे हमें u दिया हुआ है, देन हमें ये बताना है इनमें से कौन से v के लिए ये वाले जो फंक्शन, ये जो एफ जेड होगा, ये होलोमॉर्फिक होगा या बोल सकते हैं एनालिटिक होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हम यहाँ पे जानते हैं कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है। वी नो दैट अ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एन एनालिटिक इन अ डोमेन डी इफ इट इज सेटिस्फाई कोशी-रीमान इक्वेशंस। हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो होता है एफ जेड, वो एनालिटिक कब होता है, जब वो कोशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे हमारे पास u दिया हुआ है, और कोशी-रीमान इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये कोशी-रीमान इक्वेशंस होती है। तो हमारे पास u दिया हुआ है, तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x², एक्स क्यूब का 3x², यहाँ से 3y² और यहाँ से +2। फिर इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ये दोनों तो x की टर्म्स है, ये तो 0, और यहाँ से आ जाएगा -6xy। अब देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई ये हमने फाइंड कर लिए। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ से कौन से ऑप्शन के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हम चेक करेंगे 1 बाई 1 ऑप्शन से, डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे, और इन दोनों से कंपेयर करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कोशी-रीमान इक्वेशन वाली, तो उस वी के लिए फंक्शन क्या होगा, होलोमॉर्फिक होगा। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑप्शन में v दिया हुआ है हमारे पास y³ माइनस 3x² प्लस 2y। तो हम पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो y वाले तो 0 हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा -6xy। अब ये जो कोशी-रीमान इक्वेशन होती है, वहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स ये किसके इक्वल होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो यहाँ पे देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स है -6xy और डेल यू अपॉन डेल वाई भी -6xy है, बल्कि कोशी-रीमान इक्वेशन से डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो ये माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के तो इक्वल है नहीं, क्योंकि अगर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई देखेंगे तो वो हो जाएगा +6xy, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। इस वी के लिए तो फंक्शन क्या होगा, होलोमॉर्फिक नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन में v दिया हुआ है 3x² माइनस y³ प्लस 2y। देन यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वो आ जाएगा 6xy, ये माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल है। अब सेकंड कंडीशन और चेक करते हैं, डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 3x² माइनस 3y² प्लस 2। अब ये देखते हैं क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स भी यही है, 3x² माइनस 3y² प्लस 2। देन यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन को और चेक करते हैं, क्योंकि ये पार्ट सी से आया क्वेश्चन है इसलिए हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं। थर्ड ऑप्शन में v दिया हुआ है x³ माइनस 3xy² प्लस 2x। देन यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3y² प्लस 2। अब क्या ये माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 6xy, तो ये माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। फिर फोर्थ में दिया हुआ है वी एक्स प्लस आयोटा वाई, जो v है वो हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो अगर ये 0 है तो ये ना तो डेल यू अपॉन डेल वाई के इक्वल है और ना ये डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, तो फोर्थ ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन में ये तीन ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी एंड जी जेड हमारे पास डिफाइन है एफ होल बार जेड बार, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इफ एफ जेड बिलोंग्स टू आर फॉर all z belongs to r then f equal to g. Second, f z belongs to r for all z belongs to imaginary z equal to 0 union imaginary z equal to a for some a greater than 0 then f z plus iota a equal to f z minus iota a for all z belongs to c. Third option, f z belongs to r for all z belongs to imaginary z equal to 0 and imaginary z equal to a for some a greater than 0 then f z plus
2 iota a equal to fz for all z belongs to c. फोर्थ ऑप्शन है if fz belongs to r for all z belongs to z, imaginary of z equal to 0 union imaginary z of equal to a for some a greater than 0 then fz plus iota a equal to fz for all z belongs to c. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमें दिया हुआ है f एंटायर फंक्शन है ऑन c एंड जी जेड हमारे पास इस तरह से डिफाइन है। फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है इफ़ एफ जेड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू आर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर z आर में बिलोंग करता है तो क्या f और g इक्वल होंगे। तो देखो अगर f z में बिलोंग करता है, सॉरी ये जो एफ जेड है ये r में बिलोंग करता है, r में बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। और अगर ये फंक्शन रियल में बिलोंग करे इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ज़ीरो है। तो अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है उस कंडीशन में z और z बार दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ z क्या होता है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई। अब इसका बार क्या होता है x माइनस आयोटा वाई। और जब ये z जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, अगर फंक्शन पूरा का पूरा रियल में बिलोंग कर रहा है तो इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो है, इसलिए ये आयोटा वाई तो ज़ीरो ही होंगे। इसलिए z और z बार दोनों क्या गए x, मतलब z और z बार इक्वल हो गए। अगर z और z बार इक्वल है इसका मतलब एफ जेड और एफ जेड बार भी इक्वल है। देन दोनों पे अगर हम बार अप्लाई करेंगे तो एफ जेड बार इक्वल टू एफ जेड बार होल बार इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से जी जेड। ठीक है, इसे अगर हम जी जेड कंसिडर करेंगे देन हमें क्या मिल गया एफ जेड इक्वल टू जी जेड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में ये दिया हुआ है इफ़ एफ जेड बिलोंग्स टू आर, वही कंडीशन है अगर एफ जेड रियल में बिलोंग करे इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, अब z किस में बिलोंग कर रहा है, जहाँ इमेजनरी ऑफ z इक्वल टू 0 यूनियन इमेजनरी z इक्वल टू a। ये दिया हुआ है कि अगर z कहाँ से बिलोंग करे, जहाँ पे इमेजनरी z जो 0 हो एंड यूनियन इमेजनरी z इक्वल टू a। अगर हम इमेजनरी z को a ले लें इसका मतलब x प्लस आयोटा a, कुछ इस तरह से अगर हम कंसिडर करें देन फॉर सम a ग्रेटर देन 0 हमें ये चेक करना है एफ जेड प्लस आयोटा इक्वल टू एफ जेड माइनस आयोटा a होगा या नहीं होगा। तो सिंस एफ जेड बिलोंग्स टू r एंड z बिलोंग्स टू इमेजिनरी z इक्वल टू 0 यूनियन इमेजिनरी z इक्वल टू a, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब इमेजिनरी z 0 होगा उस कंडीशन में तो z x के इक्वल आ जाएगा एंड जब इमेजिनरी z a के इक्वल होगा तो z इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा a, क्योंकि z होता है x प्लस आयोटा y। जब इमेजिनरी z 0 होगा तब तो y 0 हो जाएगा, तो सिर्फ z x के इक्वल आ गया। और जब इमेजिनरी z को हम a लेके चलते हैं तो यहाँ से x प्लस आयोटा a आ जाएगा z। इस कंडीशन में तो हम ये देख रहे हैं जब x z और x इक्वल हो तब तो हमने जैसे फर्स्ट ऑप्शन में किया था एफ जेड इक्वल टू एफ जेड बार। तो जब z x के इक्वल है, इमेजनरी ऑफ z इक्वल टू 0 है, देन एफ जेड इक्वल टू एफ जेड बार। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ जेड माइनस आयोटा ए इक्वल टू एफ जेड माइनस आयोटा ए बार। और इसे हम क्या लिख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही एफ जेड माइनस आयोटा ए बार और इसका होल बार। और ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ जेड प्लस आयोटा ए, क्योंकि एफ जेड माइनस आयोटा ए इसका जो बार होगा वो क्या हो जाएगा एफ जेड प्लस आयोटा ए। और एफ जेड बार इक्वल टू एफ जेड है, देन यहाँ से एफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू आ गया एफ जेड प्लस आयोटा ई। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड ऑप्शन में बाकी सारी कंडीशन सेम है, बस यहाँ पे ये चेक करना है जेड प्लस टू आयोटा इक्वल टू एफ जेड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन से हमें क्या मिला एफ जेड माइनस आयोटा इक्वल टू एफ जेड प्लस आयोटा ई। सेकेंड ऑप्शन से हमें मिला एफ जेड माइनस आयोटा ए इक्वल टू जेड प्लस आयोटा ए। तो अगर हम यहाँ पे जेड की जगह जेड प्लस आयोटा ए रख देंगे, जेड की जगह जेड प्लस आयोटा ए रखेंगे तो जेड प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा ए, ये तो आ जाएगा एफ जेड। और जब यहाँ पे जेड की जगह जेड प्लस आयोटा ए रखेंगे तो ये जेड प्लस आयोटा ए प्लस आयोटा ए, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस टू आयोटा ए। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया सेकेंड ऑप्शन से। एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में ये दिया हुआ है, फोर्थ भी सेम ही है, बस यहाँ पे ये दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस आयोटा ए, जबकि एफ जेड किसके इक्वल है एफ जेड प्लस टू आयोटा ए। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन बी एन एंटायर फंक्शन एंड लेट आर बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। देन ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, एफ जेड क्या है हमारे पास एंटायर फंक्शन है वेर आर इज ग्रेटर देन 0 एंड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे हम फंक्शन कंसिडर करते हैं 1 प्लस जेड, एंटायर फंक्शन है ये, ठीक है। हमें क्या लेके चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो फंक्शन एफ जेड है ये एंटायर है, तो हम यहाँ से लेके चलते हैं एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड, ये एंटायर है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है सम ऑफ
n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन स्क्वायर आर टू द पावर 2n इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर। और इसमें ये दिया है इसका ऑपोजिट सुप्रीमम इज लेस देन इक्वल टू ये सीरीज ऑफ फंक्शन। तो हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम दोनों के लिए क्या लेके चलते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है आर क्या है ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर हम आर को ले लें 1, पॉजिटिव रियल नंबर है ये, देन यहाँ से सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन स्क्वायर आर टू द पावर 2n, वो क्या आ जाएगा जब n की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो पहले n की वैल्यू 0 रखेंगे तो a0 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन। अब a0 की वैल्यू जो हमने फंक्शन कंसिडर किया है उसमें a0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से a0 हमारे पास 1 है और an क्या है 0 है, a1 1 है। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से क्या 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है इस तरह से। तो बाकी के सारे टर्म तो यहाँ पे 0 है, a1 और a0 1 है और an 0 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर। तो एफ जेड की वैल्यू है 1 प्लस जेड, तो मॉड ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड यहाँ पे z इक्वल टू आर है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ z इक्वल टू आर की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ z की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे z की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ z इक्वल टू आर इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है या फिर बोल सकते हैं ये वैल्यू ग्रेटर है इस वैल्यू से। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एन स्क्वायर आर टू द पावर 2n इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड स्क्वायर वेयर z इक्वल टू आर। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड और फोर्थ को लेके चलते हैं। तो देखिए थर्ड और फोर्थ के लिए हमें ये चेक करना है ये वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू। थर्ड और फोर्थ में क्या दिया हुआ है, एक तो हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमारे पास है और सुप्रीमम की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम ये इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई मॉड ऑफ एफ आर ई की पावर आइटा थीटा स्क्वायर डी थीटा, इसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ आर ई की पावर आइटा थीटा स्क्वायर डी थीटा। अब ये आर ई की पावर आइटा थीटा पोलर फॉर्म में अगर हम देखें तो जेड को हम लिखते हैं आर ई की पावर आइटा थीटा। तो यहाँ से ये आ जाएगा मोड ऑफ एफ जेड स्क्वायर, एफ जेड हमारे पास है 1 प्लस जेड और जेड की जगह आर ई की पावर आइटा थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा। देन यहाँ पे इंटीग्रेशन में ये वैल्यू रखेंगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ जेड की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1 प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा, ये मॉड्यूलस में और स्क्वायर डी थीटा। देन हम जानते हैं कि आर ई की पावर आइटा थीटा अगर इसका हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे तो ये मॉड्यूलस ऑफ आर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर के। तो इसका अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम बाहर रख लेंगे इंटीग्रेशन के। तो 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा। फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पाई माइनस 0, तो सिर्फ 2 पाई आ जाएगा। ये 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमने 1 ली है तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। और हमारे पास ये सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन स्क्वायर आर टू द पावर 2n, ये वैल्यू 2 आई हुई है। तो यहाँ से ये वैल्यू इससे लेस है तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एन स्क्वायर आर टू द पावर 2n इज लेस देन इक्वल टू 1/2 पाई 0 टू 2 पाई इंटीग्रेशन मॉड ऑफ एफ आर ई की पावर आइटा थीटा स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन जिसमें मतलब ये वाली कंडीशन जिसमें मैच हो रही है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन में मैच हो रही है ये वाली कंडीशन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड यहाँ से फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए एंड सी।